नमस्कार दर्शकांनो, लोकशाहीचा उत्सव देशातील सर्वात मोठी निवडणूक ज्याला समजली जाते, तीच निवडणूक आता संपूर्ण देशामध्ये वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये होणार आहे. अमरावती जिल्ह्यातील दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 26 एप्रिलला मतदान करण्यात येणार आहेत. यासोबतच संसदेमध्ये देशाचा विकास ठरवण्याकरिता, देशाच्या योजना ठरवण्याकरिता आपल्याला सुद्धा आपल्याच मतदारसंघामधनं एक खासदाराला संसदेत पाठवायचं आहे. या दरम्यान आमच्या स्टुडिओ चॅनलच्या माध्यमातून स्टुडिओमध्ये अनेक पक्षाचे पदाधिकारी आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट करीत आहेत. तर चला मग राजकीय चर्चासत्रामध्ये पुन्हा नवीन पदाधिकाऱ्यांसोबत जोडूया. आपण सोबत जोडलेले आहे शहजाद पटेल, जे काँग्रेसचे अल्पसंख्याक सेलचे अध्यक्ष आहेत. आपलं स्वागत आहे. नमस्कार. आताच्या निवडणूकमध्ये कशा पद्धतीचं राजकारण ठरणार आहे? आपण काँग्रेसचे आहात, तर दुसरीकडे भाजपा, तिसरीकडे प्रहार, तर कसं राजकारण राहणार आहे? राजकारण के बारे में मैं आपको बता दूं कि राजकारण जो आज हमारे इंडिया जो गठबंधन है और हमारे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है, आदरणीय श्री बलवंतराव जी वानखड़े, आमदार दरियापुर विधानसभा, ये आने वाली 26 तारीख को जब लोग मतदान करने जाएंगे, सभी समाज के, सभी धर्म के लोग, तो एक जहन में यही मुद्दा है कि देश के अंदर में जो वातावरण चल रहा है कि बेरोज़गारी है, विकास का मुद्दा है, ये सारी बातें लेकर जहन में जाकर लोग वोट करेंगे, ऐसी अपेक्षा है लोगों से, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से बलवंतराव जी वानखड़े चुनकर आएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बलवंत वानखड़े एक नाम, प्रवीण मनोहर दूसरा नाम, किशोर बोरकर तीसरा नाम, और एक पत्रकार भी थे जो सकाल समूह के गढ़पाले जी। इनके नाम जाने के बावजूद तो बलवंत वानखड़े की इनको टिकट मिली है, क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का कारण ये है कि श्री बलवंतराव जी वानखड़े, इनका जो राजकीय सफ़र रहा है, ये एक ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर आमदार तक इन्होंने जो संघर्ष की लड़ाई लड़ा है, ये कोई मामूली बात नहीं होती। ये बहुत बड़ी संघर्ष की लड़ाई रहती है। जनता के बीच में जाकर जनता की आवाज़ को सुनना, गरीब लोगों के काम करना, उनके काम को अंजाम देना, और विकास के मुद्दे पर जो इस शिखर तक, इस मुकाम तक पहुँचे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण उनके कार्यों को देखकर कांग्रेस पक्ष ने उन पर भरोसा किया है, भरोसा जताया है, तब कहीं जाकर उनको लोकसभा की उम्मीदवारी मिली है। विद्यमान खासदार नवनीत राणा, इन्होंने 5 साल विकास किया है। आप देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है ज़िले में क्या विकास हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल, जिन्होंने कुछ साल पहले नांदगांव MIDC के अंदर में भारत डायनेमिक करके एक जिसका उद्घाटन किया था, आज तक उसका सिर्फ वॉल कंपाउंड है। आप संसद में एक MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलकर यहाँ के ज़िले के लोगों ने आपको वहाँ पर दिल्ली भेजा था, लेकिन कभी आपने 5 सालों में, उन 5 सालों में कभी फॉलोअप नहीं लिया उसका। भारत डायनेमिक हो गया, बेलोरा विमानतल क्या कहाँ तक पहुँचा है, आप सबको पता है। ठीक उसी तरह अपने एक पब्लिसिटी करने के लिए चिकलधरा के अंदर में स्काई वॉक का मुद्दा लेकर चले, कहाँ काम हुआ उसका, क्या फॉलोअप हुआ? नहीं है विकास ज़िले में। विकास मुझे बताओ, आप कहाँ पर रोज़गार है? मैं हमारी आदरणीय नेता यशोमतीताई ठाकुर, जिस वक्त में वो आमदार थे, नारायण राणे साहब उद्योग मंत्री थे, उस वक्त में नांदगांव MIDC के अंदर में 8 ऐसे टेक्सटाइल पार्क जो यशोमतीताई ने अपने सरकार से खींच कर लाए थे और इस ज़िले के युवाओं को रोज़गार दिया था। मैं समझता हूँ उसके बाद में तो कोई नांदगांव MIDC के अंदर में MI हुआ नहीं और किसी ने उसका प्रयास भी नहीं किया। तो कैसा विकास? अपने आप में जो विकास का स्टंट बताते हैं कि भाई हमने विकास किया, ये किया, कुछ भी नहीं है 5 साल के अंदर में। सिर्फ यहाँ पर इस ज़िले के अंदर में लाकर कहीं दही हांडी का प्रोग्राम हो, फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी ला लेना और लोगों को इकट्ठा कर लेना, ये कोई विकास इसका नाम नहीं होता। अमरावती की जनता किस मुद्दे पर मतदान करेगी? आने वाले लोकसभा में 2024 के जनता इस मुद्दे पर अब मतदान करेंगी कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, और इस देश के लोगों के, युवाओं का
और जो आपने वादे किए थे हर साल इतने करोड़ नौकरी देंगे, और बहुत सारे वादे इनके जुमले निकले। अब जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। ये और बात है कि मीडिया कुछ देश के हालात नहीं बता रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम देख रहे हैं आज हिंदुस्तान के हालात, क्या दशा हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। इनके प्रचार के गाड़ियां गांव से निकाल रहे हैं लोग। यानी क्या है, लोग अब इनको खुद जवाब देना चाह रहे हैं कि हम आपसे त्रस्त हो चुके हैं। और एक माहौल बनाया जाता है देश में, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। ये बात को तो बिल्कुल ये इसका ये करते हैं, ना इस देश में हिंदू खतरे में है, ना आप मुसलमान बोलते खतरे। संविधान खतरे में है। जी, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। कैसा कैसा खतरे में है? खतरे में यह है कि हर तरफ तानाशाही, हुकुमशाही चला रहे हैं। देख रहे हैं, हम भी आप भी देख रहे हैं हालात हर देश के अंदर में। और ये सवालात करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। जो 70 साल में कांग्रेस ने देश का विकास किया, आप जो संस्थाएं बनाई हैं कांग्रेस ने, आपने 10 साल में सिर्फ उसको बेचने का काम किया है। आपने इस देश का विकास नहीं किया। वादे जुमले हैं तो फिर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को फिर से इस देश ने पंतप्रधान बनाया। तो इन्होंने पहले 5 साल में तो वादे किए, उसके बाद में भी इन्होंने और वादे किए, लेकिन जनता देखती है, ये पब्लिक है, सब जानती है कि 10 साल में जो काम इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। 10 साल के अंदर में भी अगर आप देखिए किसानों को, काश्तकारों को उनके फसल का हमी भाव नहीं मिल रहा है। सोयाबीन कांग्रेस के वक्त में क्या भाव था, तुअर के क्या भाव थे, कपास के क्या भाव थे। आज काश्तकार परेशान है, आत्महत्याएं कर रहे हैं। इन्होंने कर्ज माफ़ी तक नहीं की आज तक। जिस वक्त में 2019 के अंदर में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, आदरणीय उद्धव जी बाला साहेब ठाकरे इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने वादा किया था जनता से, उस तरह से काम भी किया उन्होंने। कर्ज माफ़ी की उन्होंने, जो बोला था वो वादे को निभाया। और लोग उन पर ही टीका टिप्पणी करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। कुछ देर के लिए हम भी ये समझते थे कि जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना है महाराष्ट्र में, लेकिन जब उस पद पर रहकर, एक मुख्यमंत्री के पद पर रहकर जो महाराष्ट्र के अंदर में उन्होंने काम किया है, वाकई में बहुत सराहनीय काम है। जिसमें एक कोविड-19 भी इस देश के अंदर में आया था, तब आप चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के अंदर में उन्होंने जो काम किया कोविड के अंदर में, पूरी जनता की खबर ली और महाराष्ट्र के अंदर में दौरे करके अपने अपने मिनिस्टरों को, अपने नेताओं को खबरगिरी ली उनसे और जनता की हालचाल को पूछा। ये वाकई में अपने आप में सराहनीय काम है। जो उस वक्त में हमारी ताई आदरणीय यशोमती ताई ठाकुर, ये इस अमरावती ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर, पालक मंत्री थे, उन्होंने भी बहुत यहाँ पर ज़िले के लोगों का, यहाँ से लेकर मेलघाट तक, उसके बाद में हर तालुका के अंदर में अमरावती ज़िले की पूरी खबरगिरी ली कि मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी, मेरे ज़िले के लोग, गरीब जनता ये कोविड से ना मरे, बल्कि उनको एहतियात बरतने का काम किया। और जो भी सरकार से फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती थी, यशोमती ताई ने उसका पूरा प्रयास किया और लोगों की जान को बचाने की प्रयास किया यहाँ पर। ये सच्चाई है। आप अमरावती ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार में काम में आए हैं, जी, कैसा माहौल दिख रहा है? जनता क्या चाहती है अमरावती जिले में? जनता अमरावती ज़िले में विकास चाहती है। देखिए, आज महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है श्री बलवंत राव जी मनखड़े, आमदार दरियापुर विधानसभा, इनसे लोग अब अपेक्षा, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक किसान का बेटा, एक साधा और सरल, एक जिनके अंदर में खूब एक इंसानियत भी है, एक मुस्कुराता चेहरा है, गरीब जनता के बीच में जाकर काम करने वाला चेहरा है, तो लोग उनसे उम्मीद लगाकर तो बैठे हैं और उन्हीं की तरफ रुझान जनता का दिख रहा है इस ज़िले के अंदर में। और हम भी अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आने वाली लोकसभा में वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन कर आए। ओवैसी साहब की एमआईएम आपके साथ नहीं है। जी,
और यहाँ पर आनंदराज आम्बेडकर को पाठिंबा दिया है, क्या लगता है आपको डिवाइडेशन मत का होगा नहीं? एमआईएम ने अगर उनको पाठिंबा भी अगर दिया है, लेकिन हमारे मुस्लिम समुदाय के अंदर में भी जो लोग पहले एक फ्लो के अंदर में बह गए थे, महानगर पालिका के इलेक्शन के 6 अंदर नगर सेवक थे। 6 नगर सेवक एमआईएम के अमरावती शहर में चुनकर आए थे। मैं समझता हूं कि अब वो जो बात है एमआईएम की, जो लोगों का रुझान था उस वक्त में, अब उस तरह का पोजीशन एमआईएम की यहाँ अमरावती ज़िले में नहीं है। बस एक अमरावती, थोड़ा दरियापुर और कुछ 2-4 शहर है यहाँ पर तालुके है, जहाँ पर एमआईएम का कुछ थोड़ा सा कार्यकर्ता थे, काम करते थे। अब मैं जो कुराह से बिलोंग करता हूँ, 19,000-20,000 लोक संख्या का गांव है और तमाम मज़ाहिब के तमाम मुस्लिम हिंदू हम सब मिलकर साथ में रहते हैं। आज तक भी हमने एमआईएम को कभी तरजीह नहीं दी और कभी एमआईएम के बारे में किसी को कहा नहीं कि भाई एक अच्छे लीडर है। इन्होंने क्या किया है दिख रहा है लोगों को, इन्होंने वोटों का विभाजन किया है, वोटों को बटोरने की सियासत की है। इन्होंने कभी एक पटरी पर आकर के कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक आवाज़ बनकर इस एक उम्मीदवार को मजबूत बनाकर इनका सपोर्ट करे, इनके ये जहन में नहीं है। बल्कि आनंदराज आम्बेडकर साहब को इन्होंने पाठिंबा दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको जैसा यहाँ से मिलना चाहिए मुस्लिम लोगों का एमआईएम को सपोर्ट नहीं मिलेगा इस बार। अमरावती की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है नवनीत जी राणा, हाँ, अमरावती शहर से लेके तो मेलघाट तक उनका नज़दीकी उन्होंने बनाई है जी। आदिवासी लोगों के साथ में। अमरावती जिले में गांव खेड़ों में दिवाली का किराना देकर लोगों के साथ अपनावा उन्होंने बनाया है। क्या लगता है आपको? उनका बोलना है कि किसी खास सांसद ने लोगों के घर पे जाकर इतना नज़दीकी नहीं बढ़ाई जो मैंने काम किया। नहीं, ठीक है ना, आदिवासी लोगों से अगर नज़दीकियाँ भी बढ़ाए, उनको किराना दिया, उनको साड़ियाँ दी, लेकिन आपने सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे कि जिस वक्त में सांसद नवनीत भाभी राणा वहाँ पर दौरा कर रही थी होली के परेड में, तो महिलाओं ने आकर उनको जो दी हुई साड़ियाँ थी उसकी दिशा भी बताए कि ये किस तरह से आपने साड़ियाँ, नहीं चाहिए हमको ऐसी साड़ियाँ। तो ऐसा नहीं है, गरीब जनता के साथ में खिलवाड़ करना ये मकसद कैसा है? किसी को किराना देने से और साड़ियाँ वाटप करने से लोगों के दिल में आप जगह करेंगे ये ज़रूरी नहीं है। लोगों के दिल में आप उस वक्त में जगह कर सकते हैं जिस मुद्दे को लेकर आपको संसद में भेजा था इस अमरावती ज़िले के लोगों ने, आपने वो काम नहीं किया। आपने विकास करना चाहिए था इस ज़िले का, आपने नहीं किया। और देखो उस वक्त में अलायंस के अंदर में उनको टिकट मिला था 2019 में। हमारे मुस्लिम समुदाय ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर एक एक वोट ग्राम पंचायत की तरह उनके झोली में डाला था। शिद्दत की धूप थी, इस चिलचिलाती धूप में लाइन लगाकर एक एक मत नवनीत भाभी के पदर में हमने डाला था। किसके लिए? हमारी सिर्फ ये था कि इस ज़िले का विकास होना चाहिए, एक कैंडिडेट अच्छा है। और पहले प्रायोरिटी हमारी ये थी कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया था, लेकिन उन्होंने अलायंस में रहकर वहाँ पर जाकर अलायंस के साथ में उन्होंने 15-20 दिन में अपना रुख इख्तियार किया और वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए। ये कोई तरीका नहीं रहता ना। जब जितना आपने हमारे ज़िले के लोगों के दिलों पर को ठेस पहुंचाया है, आपको अलायंस के नाम पर चुनकर दिया था लोगों ने, लेकिन आपने 15 से 20 दिन के अंदर में आपने भारतीय जनता पार्टी से संपर्क किया। ये तो जनता तो देख रही है ना। अब ये 2024 है, जनता का रुझान आपको आने वाले 4 जून को दिखाई देगा अमरावती ज़िले का क्या होने वाला है। अमरावती ज़िले में कांग्रेस की लड़त भाजपा के साथ होने वाली है कि प्रहार के साथ होने वाली है कि रिपब्लिकन सेना के आनंदराज आम्बेडकर के साथ होने वाली है? नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि श्री बलवंतराव जी वानखड़े जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है, उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन ये इस मुद्दे पर आप मुझे लाकर ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई तो नहीं समझूंगा मैं। आज जो लड़ाई है इस देश में, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है,
इस देश को बचाने की लड़ाई है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। अभी भी दूसरी तरफ पंतप्रधान मोदी बोलते हैं कि अब के बार 400 पार। उनका नारा है अब की बार 400 पार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं उन्होंने भी भांप लिया है इस देश के माहौल को, कि देश का माहौल क्या कह रहा है। वो मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं के अंदर और कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक ये स्लोगन तैयार किया गया है, अब की बार 400 पार। मामूली बात नहीं है 400 पार होना। कांग्रेस की कितनी पार है? अब तो ये तो वक्त ही बताएगा। नहीं, आपको लगता है ऐसा? आप बोल रहे कि जनता त्रस्त हुई है, तो क्या अंदाजा है? मुझे इंडिया गठबंधन के अंदर में तो ऐसा लगता है कि 2024 के अंदर में नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं। मैं आंकड़ा तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, पॉजिटिव नतीजे आएंगे, ये ऐसी उम्मीद है। आखिरी का सवाल लेता हूँ, जी। बैलेट मशीन या बैलेट पेपर? होना तो ये चाहिए था कि इस बार जो देश के अंदर में माहौल था ईवीएम के खिलाफ में, कि ईवीएम से ना लेते हुए आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। और निर्वाचन आयोग की तरफ भी कई लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया और उसके लिए बहुत एहतजाज किए, प्रदर्शन किए देश के अंदर में, लेकिन उस पर कुछ ऐसा कुछ एक्शन लिया नहीं गया। आखिर ईवीएम से इस देश में चुनाव होने वाले हैं। अब देखो जैसा भी है, अब रिजल्ट 4 जून को आने वाला है इस देश का। मुझे अल्लाह की ज़ात से तो उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसका बस मैं यही आखिर पर यही एक शायर के शेर के साथ मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे तमाम देशवासी जो भी हिंदू मुस्लिम हर धर्म हर मज़हब के जो लोग हैं, और सियासत देश की धर्म पर और मज़हब पर नहीं चलती। सही बात। देश की सियासत चलती है संविधान पर। और सबसे बड़ा इंसान इस देश में और अपने आप में अगर कोई धर्म है तो वो है इंसानियत का। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा इस शेर के माध्यम से, मेरे हिंदू भाइयों से यही कहूँगा कि आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि ज़र्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी हैं इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में मिलकर खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। बहुत जरूर। खूप छान. शहजाद पटेल जे अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण क्षेत्राशी बिलॉंग करतात, काँग्रेस पक्षाचे अल्पसंख्याक सेलचे माजी अध्यक्ष राहिलेले आहे. आता यशोमती ताई सोबत ते ग्रामीण क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत. त्यांच्या शेअरच्या या वाणीमधनं अतिशय छान संदेश सुद्धा आपल्याला दिलेला आहे. या देशामध्ये संविधानिक असताना देशामध्ये सर्वात मोठं लोकशाहीचा उत्सव खरोखरच आता 26 एप्रिल आपल्याला बजावायचा आहे, म्हणजे खासदार निवडून द्यायचा आहे. आणि अशाच पद्धतीने आपल्याच या सिडनीच्या माध्यमातून राजकीय चर्चेमध्ये पुन्हा नवीन पाहुण्यांसोबत नवीन पदाधिकाऱ्यांसोबत आपण जोडत राहा आणि पुन्हा आपल्याशी मी थेट संवाद साधणार आहेत. शहजाद पटेलजी, आपला धन्यवाद. आपण खूप महत्त्वाचा वेळ दिलेला आहे.